स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। तमाम अटकलों के बीच आज एनडीए की बैठक ने बहुत कुछ साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी एनडीए दल के नेता चुन लिए गए और अपनी स्पीच से साफ भी कर दिया कि ना वो किसी अंडर प्रेशर में है और ना ही किसी दबाव में वो तीसरे टर्म की सरकार चलाएंगे। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि तीसरा टर्म बड़े फैसले वाला होगा। जो लोग एनडीए की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, दरअसल वो अपनी हार और हताशा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ना वो हारे थे, ना हारे हैं और ना ही हारेंगे। 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। उससे पहले आज एनडीए का एकजुटता और मजबूती को हर किसी ने देखा। मोदी 3.0 का स्वरूप कैसा होगा, ये बिल्कुल साफ दिखा। जो लोग एनडीए में क्रैक दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज की तस्वीरों ने सारे नैरेटिव को तोड़ दिया। आज करेंगे इसी पर मुकाबला, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे विपक्ष पर एक के बाद एक हमला बोला। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक, जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। तो इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर राष्ट्रीय सचिव आरएलडी, और किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, पूरा विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, पूरा विपक्ष इसे मोदी की हार बता रहा है, लेकिन आज पीएम ने साफ कर दिया, न हारे थे, न हारे हैं और ना हारेंगे। नहीं, किसी को कभी हारना भी नहीं चाहिए। हम किसी के हारने की बद्दुआ नहीं करते। अच्छी बात है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी को। हिम्मत हमेशा हिम्मत और हौसला बना कर रखना चाहिए। हम अपनी जीत इसे इसलिए मान रहे हैं कि पहली बार अभी आपने शुरुआत की अपने शो की, कहा कि एनडीए को बहुमत है। बहुत दिनों बाद ये शब्द सुनने को मिला, वरना एनडीए और भाजपा तो गायब थे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा। हमारी जीत इसमें है कि देश का जो तानाशाही पूर्ण वातावरण बनाया जा रहा था, व्यक्तिवादी देश की राजनीति को बनाया जा रहा था, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा था। रोजाना एक आदमी का नाम लेकर शेर है, शेर है, शेर है, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कहते थे। आज वो शेर जो जंगल का शेर था, आज वो सर्कस का शेर हो गया है। अब रिंग मास्टर के हंटर पे उसे नाचना पड़ेगा। रिंग मास्टर कहेगा स्टूल पे बैठो, दौड़ के कूद के स्टूल पर बैठना पड़ेगा। रिंग मास्टर कहेगा आग के गोले में से कूदो, आग के गोले में से कूदना पड़ेगा। और दूसरी बात, मतभेदों की बात, हम चाहेंगे कि सरकार अगर शपथ लेती है, अभी तो अगर है, अभी कुछ पता नहीं शपथ लेगी या नहीं लेगी, लेकिन अगर शपथ लेती है तो स्थायित्व हो, देश हित में यही है। लेकिन इनके अंदर जो अंतर्विरोध हैं, नीतीश कुमार जी, अभी आप डॉक्टर अजय आलोक से पूछना, क्या नीतीश कुमार जी अग्निवीर योजना के विरोध में नहीं थे? क्या नीतीश कुमार जी सीएए के विरोध में नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी जो यूसीसी के विरोध में नहीं है? और आगे बढ़िए, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने क्या अपने घोषणा पत्र में विधानसभा में सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, नहीं लिखा है? तो क्या मोदी जी इन दोनों की इन बातों को मानेंगे? मोदी जी यूसीसी वापस लेंगे, सीएए वापस लेंगे, अग्निवीर योजना वापस लेंगे, चंद्रबाबू नायडू के मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करेंगे, जो अभी लोकसभा चुनाव में 15 दिन पहले कह रहे थे मोदी मर जाएगा लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देगा।
चलिए, ये तो रहे मुद्दे। या तो ये झुकेंगे या वो झुकेंगे, अब ये कौन समय झुकेगा बताएगा। कौन नहीं झुकेगा अजय आलोक जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ इतना बताइए भाटी जी, आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है कि आप इनको हराने के लिए नहीं बल्कि एनडीए की ताकत कैसी होनी चाहिए, एनडीए कैसे एकजुट होना चाहिए, इसलिए आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि इसी पर आप पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। मैं इसका भी जवाब दे देता हूं 30 सेकंड में। हाँ। हम पूरी तरह हराने के लिए, जीतने के लिए लड़े थे। अगर चुनाव, आप माफी चाहता हूं, फिर आप कहेंगे कि ये आप ये कर रहे हो और वो आरोप लगा रहे हो। अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुए होते, खास तौर से अगर मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, ये जो सीटें आई हैं इनमें से कम 50 सीटें मीडिया के गलत रोल की वजह से आई हैं। पूरे चुनाव मीडिया 400 पार कहता रहा, सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, मीडिया एक तरफा एक पार्टी के पक्ष में बोलता रहा, उससे बहुत लोग गुमराह हो गए, बहुत लोग गुमराह हो गए। इस चुनाव में सबसे बड़ी हार तो मीडिया की हुई है। बहस में पढ़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन नहीं, 295 का ये बहस बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। 295 का आंकड़ा तो आप लोगों ने भी दिया था, वो तो सच नहीं हुआ ना, तो आप भी भ्रम फैला रहे थे, आप भी झूठ फैला रहे थे, बोलिए ना फिर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, निष्पक्ष चुनाव के लिए, लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए चुनाव आयोग और मीडिया दो का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। मीडिया लगातार देश को गुमराह कर रहा था, गलत मुद्दे उठा रहा था, झूठी रिपोर्ट दे रहा था। आप देखिए, और हमें तो किसी के भी सर पर फोड़ सकते हैं भाटी जी, इसमें मैं आपको नहीं, क्या ये सबने पूरे देश ने देखा नहीं है? उसी मीडिया पर खड़े होकर यहीं पर मेरे साथ मेरे डिबेट में आप आरोप लगा रहे हैं, यही स्वतंत्रता अरे इसमें आपका एहसान नहीं है, इसमें देश में लोकतंत्र, देश का संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, इसमें किसी का एहसान नहीं है। यही बता रही थी मैं आपको, आपसे यही इसे ही तो खत्म करना चाहते थे। ये देश में लोकतंत्र है और आपने हमेशा बोला है, जब आप आए हैं आपने तब बोला है, आपकी पार्टी के तमाम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लड़ रहे थे। ये जो सवाल विपक्ष के मन में है, अब वो सवाल तो बड़े वाजिब से है ना। अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों ने चलाई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये अंडर प्रेशर वाली सरकार तो नहीं है। अब आज का नजारा शायद भाटी जी ने नहीं देखा संसद हॉल में कि किस तरह से गर्मजोशी से एनडीए के नेता एक दूसरे से मिले, सबके बोल नहीं सुने। नीतीश जी का नाम ले रहे थे, उनके लगता है बोल नहीं सुने। किसी को खींच के फ्रेम से बाहर तो नहीं किया गया। डॉक्टर अजय आलोक, माफी चाहता हूं। कहां बोल रहा था भाटी जी? मैं माफी, एक सेंटेंस केवल, आप इसका जवाब दे देना अपनी मर्जी से। किसी को खींच के फ्रेम से बाहर तो नहीं किया गया आज, कृपया ये बता देना जब आप बोलना। मैं अब नहीं बोलूंगा। सुनिए ना, अभी तो मैंने शुरुआत ही किया, बीच में बिफरने लगे। अभी तो अंत करूंगा, तब तक पता नहीं क्या होगा। उनके बोल नहीं सुने नीतीश जी के कि गलतफहमी फैला के गलती से कुछ सीट जीत गए हैं, अगली बार उतनी भी नसीब नहीं होगी, एक भी नसीब नहीं होगी। आपने जो भ्रम फैलाया, वो भ्रम का जवाब हम सरकार में रह के ही देंगे, अब बहुत जल्द देंगे, और उसके बाद जाइएगा जनता के पास कि दोबारा भ्रम फैलाने। ठीक है ना, हम जवाब देंगे आपको, बहुत जल्दी देंगे। जहां तक रही मुद्दों की बात, एक मुद्दे पे सबकी सहमति है कि तीनों गुड गवर्नेंस के प्रतीक माने जाते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू। गुड गवर्नेंस जब सामने रहता है, देश को आगे ले जाने का मुद्दा होता है और मादा होता है, तो बाकी सब चीज गौण हो जाती है। आप लोग की तरह नहीं आते हैं बाकी सब चीज। ठीक है, किशोर जी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य कैसे आ गए। बोल रहे थे कि एक सीट भाजपा की आ जाएगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी आ गए। स्वागत है किशोर जी का भी। आ रहा हूँ किशोर जी का भी स्वागत है। एक सीट भाजपा जीत जाएगी महाराष्ट्र में, राजनीति छोड़ रहे थे। नहीं, दो अंक में कहते थे वो। एक के बाद एक। अरे भैया बीच में नहीं, दो चीज बहुत मार्के की बात है जो आप लोग नहीं समझ रहे। 1962 में नेहरू जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, 1962। और आज 62 साल के बाद परसों नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो ये दिन देखने में देश को 62 साल लगे। अब मैं जान रहा हूं कि कैसे 62 छुरियां आप लोग के दिल पर चल रही होंगी, चकाचक चकाचक चकाचक, खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग क्या करते, बड़ा चुनाव आयोग का गाना गाया, मीडिया का गाना गाया कि भूमिका बड़ी से। ईवीएम भूल गए क्या? ईवीएम पे नहीं निकला आवाज है। अगर देश का ईवीएम ठीक हो तो भाजपा 150 सीट नहीं पार करेगी। किसने बोला था ये? कहां गया ईवीएम? जिन्न की तरह गायब हो गया बोतल में से। नहीं, अभी भी व्यवस्थाओं से, सिस्टम से शिकायत है भाटी जी को। अभी तो लग रहा है रहेगी, अगले 10 साल नहीं, अगले 20 साल रहेगी। काम करता तो आप बहुमत हासिल नहीं कर पाते। अभी भी इसी कॉन्फिडेंस में है भाटी जी। अरे बहुमत तो एनडीए ने हासिल किया ही था और हम कर ही चुके हैं। हम तो ये कह रहे हैं, आज की घोषणा लगता है भाटी जी ने ध्यान नहीं दी कि अगले 10 साल तक मोदी जी इसी तरह काम करेंगे और उसके अगले 20 साल तक यानी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह काम करेगी। व्यवस्थाओं से शिकार होते होते आपके जवान बुढ़े हो जाएंगे। भाटी जी, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो,
आप भी अडवाणी जी की तरह 95 वर्ष में ये सब देखें, मैं यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन अभी बीजेपी और एनडीए इस देश की सत्ता से नहीं जाने वाला है 40 साल, क्योंकि देश को बदलना है। जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। नहीं अजय आलोक जी, एक सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए। आप लोग कहते हैं भ्रम फैलाया गया, आज नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे कि भ्रम फैलाया गया और उसकी भ्रम की वजह से विपक्ष सीटें जीतने में कामयाब रहा। ये देश की जनता है, जनता जनार्दन है, मुद्दे उठाएंगे और उसी मुद्दे के आधार पर हार जीत का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, यही भाटी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भ्रम के आधार पर तो इतनी सीटें नहीं जीत पाएंगे ये लोग। नहीं, मैं बताता हूँ, भ्रम फैलाया गया। हम मानते हैं कि इस नैरेटिव को तोड़ने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए। संविधान दिखा के कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लाएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये भ्रम फैलाया गया। अब इस भ्रम का जवाब तो हम सत्ता में रह के देंगे ना अगले 5 साल में, कि हम संविधान खत्म करते हैं, हम आरक्षण खत्म करते हैं, कि हम क्या करते हैं, कि हम पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का हित सुनिश्चित करते हैं। ये तो हमारे कार्य से पता चलेगा ना, और तब पता चलेगा कि ये कितने बड़े झूठे हैं, अमक्कार हैं। चलिए, तो मान रहे ना विपक्षी रणनीति आपसे ज्यादा अच्छी साबित हुई इन चुनावों में, जो वो आपकी वजह रथ को रोकने में कामयाब रहे। कहीं पूरे देश में नहीं प्राची जी, कहीं। ठीक है, भाटी जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। देश हमारे ही साथ है। संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने दिया। जब उनसे पूछा गया 400 किस लिए चाहिए, कि हमें संविधान बदलना है। दूसरे नंबर पर फिर अनंत हेगड़े ने दिया, फिर राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा ने दिया, फिर आपके दर्जन भर नेताओं ने ये कहा अलग अलग बयानों में कि हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। हमने तो तब बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है, जनता को मूर्ख मत समझोगे, जनता को गुमराह कर दिया। माफी चाहता हूं, आज आप अयोध्या के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अगर आप अयोध्या में फैजाबाद सीट हार गए तो आज हिंदू खराब हो गए। आपका सोशल मीडिया तमाम जो आपकी आईटी सेल है आज अयोध्या के हिंदुओं का बहिष्कार की बात कर रहा है। उनसे कोई सामान मत खरीदो, उनसे प्रसाद मत खरीदो, उनकी पानी की बोतल मत खरीदो। ये नया कहां से निकाला? इस तरह के लोग हैं। चुनाव आने में यूपी में भी 3 साल दे रहे भाई, अभी से गढ़ के क्या फायदा होगा? चुनाव के 6 महीने पहले गढ़िएगा। नया बहाना निकाल के कहां से आ रहे हैं? ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। अयोध्या को हमने बिजनेस हब बना दिया, सारे सोशल मीडिया एक बार चेक कर लो, सारे अयोध्या की इनकम बढ़ गई है, अयोध्या के लोगों की इनकम बढ़ गई है। मैंने कहा ना, भ्रम फैलाया आपने आरक्षण का। उसका जवाब देंगे हम, काउंटर नैरेटिव। ये जवाब हम तभी दे सकते थे जब हम सत्ता में रहेंगे। अच्छा, सत्ता में हम हैं, जवाब मिलेगा। अब जरा मलूक नागर जी से बात कर लेते हैं। अजय आलोक जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। मलूक नागर जी, आज एनडीए की एक बड़ी पिक्चर देखने को मिली। आज पूरे एनडीए के साथी सब साथ थे, एक दूसरे के साथ तालियां बजा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रस्ताव पास किया गया। मंच पर एक सीट वाले नेता भी नजर आए, लेकिन जयंत चौधरी की ये मौजूदगी जो नहीं थी मंच पर, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी खटकी है। सर, क्यों नहीं थे, क्यों जगह नहीं मिल पाई? महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए प्राची जी, ये कांग्रेस वालों को जो खटकती है और इनके साथियों को जो खटकती है, आपस में इनका क्या चल रहा है, इनको केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, इनको ममता जी क्या बोल रही हैं, दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, वहाँ पे आधीर रंजन जी जो नेता सदन लोकसभा के थे कलकत्ता में, बंगाल में क्या बोल रहे हैं, ममता जी क्या बोल रही हैं, वो कुछ नहीं दिखता। इनको केवल कांग्रेस वालों को लड़ाई कराना, गुमराह करना, अफवाह फैलाना, गलतफहमी पैदा करनी, देश की अस्थिरता करनी केवल दिखती है। जहां तक जैन जी की स्टेज पे जाने की बात है, चौधरी जैन जी चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। मैं उनको, वो किसान नेता थे और ये भी किसान नेता हैं, पूरे देश के गरीबों से लगाव रखते हैं। इन्हें कहीं भी बैठाओ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और बहुत सरल स्वभाव के जयंत जी हैं। और जहां तक बात है, जो एनडीए के जो प्रमुख हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनके सब साथी, वो जयंत जी को बहुत प्यार करते हैं। कहीं कुछ ऐसा हो गया होगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में, भविष्य में उनको और प्यार देंगे। यानी हुआ है मलूक नागर जी, बढ़िया प्यार के साथ रखेंगे। मलूक जी नीचे भी दूसरी पंक्ति में बैठाए गए, पहली पंक्ति में जगह नहीं मिली। ये हमें भी अपमान महसूस हो रहा, क्योंकि हमारे परिवार से आते हैं वो। हमारे चौधरी चरण सिंह के प्रति हमारी बहुत गहरी आस्था है। राजकुमार जी, आप तो हमारे भाई हैं, मैं आपको तो ठेकना, पर जो कांग्रेस वाले बैठे हैं आपको तो मैं छेड़ रहा हूं, उनको कह रहा हूं वो अखिलेश जी का ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश कहा से हटाओ इनको। कम से कम अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं,
कांग्रेस को उनकी इज्जत करनी चाहिए, कांग्रेस को अपने साथियों को संभालना चाहिए। एनडीए में आके कांग्रेसी ना झाके, तो मैं बड़े विनम्रता अच्छा के चले, साथ ऐसा कह तो रहा नहीं हूं, मलूक नागर हम जी एनडीए कि के आपके साथ तमाम थे, सहयोगियों एनडीए के की साथ हैं, डिमांड की एनडीए के लिस्ट साथ इतनी बढ़ रहेंगे। गई कि आप लोगों की संभावनाएं बड़ी कम हो गई और उसी की पिक्चर आज देखने को मिली है। 2 सीटें आरएलडी ने जीती हैं, 1 सीट वाले भी बैठे थे मंच पर। तो देखिए, मुझे प्राची जी एक बात पता है, चौधरी जैन जी देश के लिए काम करना चाहते हैं, किसान, गरीब, पिछड़े, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए काम करना चाहते हैं। उनको उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, पर हमें ये पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जैन जी को इतना प्यार करते हैं, जहां कुछ मिलने का नंबर आएगा तो उनको उनके उससे ज्यादा जाकर के वो लोग देंगे। चौधरी चरण सिंह जी के पोते में वो चौधरी चरण सिंह अच्छा जी चले का ठीक, अंश यानी कि देखते हैं ये इस और बात से फर्क नहीं विचारधारा पड़ता चौधरी आपको चरण कि वो सिंह जी मंच की- पर बैठे या दूसरी पंक्ति में बैठे, इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि आपने कांग्रेस पर सवाल उठाए, फिर तिवारी जी सीधा आप ही के पास आऊंगी। अनुज जी, इस बात का जवाब दीजिए ना, आप एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सरकार कैसे चलेगी, सरकार तो नहीं चल पाएगी, हमने तो हरा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये बहुत सारी बातें हमें आप लोगों की तरफ से सुनने को मिल रही हैं। आज देखिए ना, एक समृद्ध पिक्चर संसद के सेंट्रल हॉल से एनडीए ने पेश करने की कोशिश की, नेता भी चुन लिए गए और 9 जून को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। देखिए, देश की जनता ने हमारे इंडिया की ऐसी जीत कराई है कि इन घमंडियों का अहंकार चकनाचूर हो गया है। जो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आज 38 बैसाखियों के सहारे 400 पार वाले जो है अब कहीं ना कहीं फिर बैसाखियों के सहारे आ गए हैं। और वो अटल जी ने जो कहा था एक समय में कि 3 बुलाए 13 है देर दादी पानी, तो वही आज हुआ है जिसका कारण है जैन जी को सीट तक नहीं मिल पाई है। नहीं, इंडिया वालों की तो जीत हुई है। ये जो घमंडियां जिनके साथ आप, जिनकी गोद में आप जाके बैठ गए चुनाव से पहले, देश जानता है कौन घमंडिया और किनका अहंकार चकनाचूर हुआ है। हमारे तो लोग जो है जमीन पर रहने वाले लोग हैं, बहुत ही जो है सरल स्वभाव के लोग हैं। आपने अखिलेश जी पे भी सवाल उठाया, राहुल जी पे भी मुझे लगा सवाल आप अपने उठाया, साथियों के लिए कह रहे हैं पूरे चुनाव में वो तो नहीं, देखिए, हमने किसी के लिए नहीं कहा, देश की जनता ने इन घमंडियों का घमंड और अहंकार चकनाचूर किया है। इसीलिए जो पूरे 10 साल जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की लाठी लेकर के सबको आंखें दिखाते रहते थे, आज कटोरा लेकर के सबके दर दर घूम रहे हैं, खटाखट दरवाजे खटखटा रहे हैं। और उसी का नतीजा है जो आज देखने को मिला है कि कौन कहां बैठ रहा है, कौन कहां नहीं बैठ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस किसी तरह से अच्छा, जीत की परिभाषा क्या कुछ बदल गई है अनुज आत्रे जी? आप जीत कह रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, माहौल कुछ बदला हो। प्राची जी, मुझे आधी मिनट बोलने का मौका देना प्लीज। प्राची जी, आधी मिनट, बस 1 मिनट। मलूक नागर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं अनुज आत्रे जी से डेफिनेशन पूछ रही हूँ जीत की। मेरे हिसाब से तो जीतना उसी को कहते हैं जो सत्ता में काबिज हो जाए, जो सरकार बना ले, या जो 99 सीटें लेकर विपक्ष में बैठ जाए, उसे जीतना कहते हैं आप, आत्रे साहब। देखिए, जीत उसे कहते हैं कि जिस जीत पे इंसान खुशी मनाए। आज भारतीय जनता पार्टी को और इनके सो कॉल्ड एनडीए, जो भी ताजा एनडीए जो जिस तरह से उसका आविष्कार किया गया है, दोबारा से पैदा किया गया है, उसकी ऐसी जीत हुई है कि ये लोग प्रसन्नता नहीं मना पा रहे हैं। इस जीत से ये दुखी हैं, तभी तो कोसते फिर रहे हैं देश के हिंदुओं को। और जीत की और हार की खुशी वो होती है, हम लोग हार के भी जीत गए, हमारे को सत्ता नहीं मिली है, हमारे को निश्चित तौर पे सत्ता की यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 जिसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था आत्रे साहब, वो सरकार इकबाल की सरकार नहीं थी, उस सरकार को मैंडेट नहीं मिला था, वो सरकार जो सरकार थी वो हारी हुई सरकार थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब तो मैं यही निकालूंगी। छोटा जवाब दीजिएगा अजय आलोक जी, फिर किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगी, फिर आऊंगी मलूक नागर जी आपके पास। कभी भी कांग्रेस ने अनुज भाई के लिए सिर्फ एक छोटा सा शेर है, अनुज भाई के लिए एक सेकंड, आत्रे जी 1 मिनट। हाँ, अनुज भाई के लिए सिर्फ एक छोटा सा शेर है, न जाने जिंदगी किस तरह बसर होगी यारो, न जाने जिंदगी अब किस तरह बसर होगी यारो, अब जी नहीं लगता मोहब्बत की दुकान में। भाई, हिंदुओं पे कहाँ आ गए कि हिंदुओं को हम कोस रहे हैं? मोहब्बत अपनी करते रहिए ना, कि मोहब्बत की दुकान में अब जी नहीं लग रहा है, अपनी मोहब्बत चालू रखिए, हमारी चिंता मत कीजिए। पूरा हिंदू स्वभाव और हिंदू मनमानस टूट के नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, इसीलिए हम 240 पे हैं। और आप 3 चुनाव 14, 19, 24 तीनों कांग्रेस का मिला लेना, तभी 240 पे नहीं आते हैं आप लोग। अयोध्या की सीट का परफेक्ट एग्जांपल है अजय आलोक जी इनके पास, उस पर जवाब दीजिएगा। मलूक नागर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आत्रे जी, जिससे आप अनभिज्ञ दिखाई दे रहे हैं। आत्रे जी 1 मिनट, मलूक नागर जी बोलिए जल्दी से, तिवारी जी। प्राची जी, हाँ जी बोलिए। जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं,
और जो घमंडिया अमंडिया पता नहीं किसको कह रहे हैं, जो बैठने की ऊपर या नीचे की बात हो रही है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, जब चौधरी चरण सिंह जी जब एक बार प्रधानमंत्री के लाल किले पे भाषण देने आ रहे थे तो आए, तो उनसे कुछ लोग कहने लगे चौधरी साहब जरा कपड़े कौन से पहनोगे, आता वो अचकन पहनो। तो जो उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था बगैर नील बगैर टीनोपाल का, उसी ड्रेस में जाके भाषण दिया। चौधरी अजीत सिंह ने कभी नील टीनोपाल अपने कुर्ता पजामे पे नहीं लगाए। चौधरी जैन जी के कभी कपड़े देखोगे नील टीनोपाल कभी नहीं लगाते, किसानों की तरह ही रहते हैं। मुलायम सिंह जी भी ऐसे ही रहते थे राजकुमार जी के साथ ही। तो मैं कहना चाहता हूं आज की पब्लिक देख रही है, जो ज्यादा सीटों पे बड़ी पे बैठने के चक्कर में रहते हैं उन्हें नीचे बैठा देते हैं, और जो सामान्य रहते हैं उन्हें पब्लिक उठा के ऊपर बैठाती है। इसीलिए हमारा 100 का 100% रिजल्ट रहा, 2 दिए और 2 के 2 जीत गए। और पंजाब और हरियाणा नारा ध्वस्त हुआ ना, उसी पर चुटकी लेगा विपक्ष, क्योंकि आप ही ने शगुफा छोड़ा था। विपक्ष तो पूछेगा क्या हुआ तेरा वादा। अब तिवारी जी, किशोर तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखें तो ये हम बराबर खड़े हैं, इनका गणित कमजोर है, हिसाब नहीं लगा पाते। प्रोपोर्शनेटली किशोर तिवारी जी, अगर हम कन्वर्ट क्या अब ये बताना पड़ेगा शिवसेना उद्धव गुट को कि आप कितने बड़ी भूमिका में थे, या आपने कैसे चुनाव लड़ा जो आपके नेताओं को बार बार आकर एहसास करवाना पड़ रहा है? समझ नहीं पा रहे क्या आपके साथी आपकी अहमियत? नहीं, देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हानि तो बीजेपी की हुई, जो पिछले 14, 19 और 9 में वो जो 20 के ऊपर थे वो अभी 9 पे आ गए। हमारी कुछ सीटें कम आई हमारे अपेक्षा से, ये बात सच है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी लेके थे उनको तो भारी सफलता मिली, और हमें लोगों ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। और हम यही कार्यक्रम जो गारंटीज हमने अभी दी थी उसके लिए इस सरकार पे प्रेशर लगाएंगे, और हमारा उत्तरदायित्व हम अच्छे से पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, मोदी जी को इस वक्त आरएसएस ने भी पैसेज दिया कि आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा, आप बन जाइए। मोदी जी ने भी कहा कि मैं 6 महीने तक, जब तक 75 का नहीं होता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे नितिन जी बनेंगे। तो ये अच्छी बात है। अब महाराष्ट्र से कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो अभी हमें भी आती है, ये इनके कान में वायरलेस लगा जिससे इन पे बात पहुंच गई कि किसने क्या कहा। अरे भाई तुम थोड़ा अभी अभी आए हो तुम। मेरी जिंदगी गई है बीजेपी में और नागपुर में रहता हूँ। कि प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है किशोर तिवारी जी आपका, और वो रह रहकर बड़ा सामने भी आता है। इनके नेताओं को हमारा कहना, इनके गठबंधन को बनाए रखना, अरे नहीं, और बार बार कांग्रेस को एहसास कराना कि आपकी भूमिका क्या थी महाविकास आघाड़ी में। बोलिए ना सर, बोलिए, कंप्लीट करिए। और प्राची में बीजेपी आरएसएस का प्रचारक हूँ और बीजेपी का फुल टाइमर रह के आया हूँ। ये जो तानाशाही है, जो ये अडानी अंबानी के हाथ में सारे संपत्ति और संसाधन दे दिए, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के ग्रामीण में इनके खिलाफ वोटिंग हुआ है। और अभी हमें कम वोटिंग हुआ है, अभी 3 महीने के बाद और चुनाव है। उद्धव ठाकरे की आंधी चल रही है महाराष्ट्र में। और अजय आलोक, आप है ना, वोट मत खराब करो, यहाँ पैर पड़ना चालू है। हमारे उद्धव जी को मनाया जा रहा है। तो ये आंधी कांग्रेस वालों को नजर नहीं आ रही क्या? आपके नेताओं को बार बार कहना क्यों पड़ रहा है कि हमारी अहमियत थी, कांग्रेस को जिताने में हमारी बड़ी भूमिका थी? बस इसका छोटा जवाब दे दीजिए मुझे कि ये आंधी सिर्फ आप ही को नजर आ रही है। तिवारी जी, मुझे लॉलीपॉप दे रहे, वो आपको नहीं दिखा? मुझे लॉलीपॉप दे रहे स्क्रीन पे, वो नहीं दिखा आपको प्राची जी? अजय जी, मैं मेरे को पूछे हुए जवाब को दे रहा हूं। और कांग्रेस 1 से 13 हो गई, और उद्धव जी ने एनसीपी और कांग्रेस से के उम्मीदवारों के लिए अपने उम्मीदवारों से ज्यादा प्रचार किया। मेरे जहां पर यवतमाल है वहां वो चुनाव में प्रचार करने नहीं आए, लेकिन वर्धा में गए। तो उद्धव जी यह महाराष्ट्र में कोई टीस, कोई कसक तो है किशोर तिवारी जी। इससे पहले भी आप बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं। इस पर जवाब तो इंडिया गठबंधन के नेता ही दे पाएंगे, लेकिन पुराना प्यार आपका खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए रह रहकर अजय आलोक जी पर भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक ले रही हूं अजय जी, फिर लौटूंगी, तुरंत सीधा आपके पास आऊंगी। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। अभी अभी एक ट्वीट किया गया है अजय आलोक जी कांग्रेस की तरफ से, और पूरा का पूरा विपक्षी ये कह रहा है कि एनडीए का फुल फॉर्म अब हो गया है नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, सिर्फ मोदी की गारंटी कहते थे, अब कह रहे हैं एनडीए की गारंटी। देखिए, हताश, निराश और फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन, इन 4 शब्दों का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आलोक जी एक सवाल है मेरा। अरे मुझे बोलने को के बीच में सवाल लेते हैं। किशोर जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। अरे मैं सवाल कर लेता हूं आपको। ये कल देवेंद्र फडणवीस इतनी भारी जीत पर इतना फूट फूट के क्यों रोए? अब आज लोग कह रहे हैं ग्लिसरीन लेके रोए, लेकिन रोए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बता दीजिए अजय आलोक। अच्छा, कंप्लीट कर लेते हैं। ये कैसी बात है? बता दीजिए, देवेंद्र फडणवीस पर भी जवाब दे दीजिए। मैं सब पे जवाब देता हूँ, लेकिन किशोर जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जो मैंने शुरू में पूछा था कि अगर एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किशोर जी, आपने ऑन स्क्रीन कितनी बार बोला होगा, नहीं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। खैर, हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप राजनीति छोड़िए, लेकिन आपसे ये उम्मीद जरूर करते हैं, क्योंकि आप जीवन भर आरएसएस के प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, फुल टाइम भाजपा के भी रहे, अब शिवसेना में हैं। आपकी आत्मा आपको नहीं धिक्कारती है कि बाला साहब के सिद्धांतों को त्याग के, आरएसएस के सिद्धांतों को त्याग के मुस्लिम परस्ती करने के लिए कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं? इसका जवाब तो बनता है किशोर जी। आपने खुद कहा अब ये मैं जीवन भर प्रचारक रहा आरएसएस का, नहीं, भाजपा के देखो, साथ देखो मैं जिस बीजेपी की बात कर रहा हूँ, अरे अपनी विचारधारा में, अरे उम्र के की बात कर रहा हूँ, पे अब हैं, अब क्या विचारधारा थे? अडानी अंबानी नहीं चलाते थे, लेकिन नहीं। अरे भाई वो बीजेपी अडानी अंबानी नहीं चलाते थे। आइडियोलॉजी को त्याग दिया था, अटल जी के सिद्धांतों से मैं अभी दूसरी बात कह मैं रहा हूं। अटल जी को अच्छा, रुक जाइए। मैं अडानी को नहीं देखता निराशा, था। फ्रस्ट्रेशन और मैं डिप्रेशन, अटल जी किशोर तिवारी, चार एक मिनट शब्दों जवाब का लेने दीजिए। इस पृथ्वी पे एनडीए कोई की फुल इलाज फॉर्म नहीं। जो आप लोगों ने दी बीमारी हो है, जाती है। जवाब ले लूं अजय आलोक जी से। कांग्रेस और ये घमंडियों को बीमारी हो गई है। नीतीश, नायडू, डिपेंडेंट मोदी अलायंस। अरे गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार पहले भी थी, आज भी है, और डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। 5 उंगलियां हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहती हैं, बन के रहती है तो मुक्का पड़ता है। 5 साल कितना मुक्का पड़ने जा रहा है? भ्रष्टाचारियों को उसका अंदाज है, इसलिए अभी सब बिलबिला रहे हैं। किशोर तिवारी, भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई तो रुकेगी नहीं। कौन जेल जाएगा, कौन क्या होगा, कितना किशोर स्पीडी तिवारी ट्रायल्स जी, पड़ेंगे? बीच में ऐसे अभी बोलने का तो अंबानी चर्चा अडानी नहीं हो चिल्ला रहे थे पाएगी। किशोर जी। अजय आलोक जी से अहम अरे सवाल वही मैं भी अंबानी पूछना को चाह रही हूँ अडानी कि से वोट आपने दिया था, जबकि आज जब बैठक उद्धव से ठाकरे पहले ही मुख्यमंत्री टीडीपी थे, ने क्लियर कर दिया महाराष्ट्र कि का भाई वोट। मुस्लिम आरक्षण तो वो मतलब खत्म हद करने हाल वाले है। नहीं आप खुद है। अपनी अब इस पर क्या हरकतें कहेंगे करके अजय आलोक जी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। राजकुमार भाटी जी, आज जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई उसमें पीएम ने 2 अंतर बताए कि एक तरफ हमारा गठबंधन है जहां हम सब साथ हैं, जब एक दूसरे की जरूरत होती है एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से दल एक साथ मिलते हैं और फिर उनमें भागदौड़ भी मच जाती है। नहीं, सहूलियत के हिसाब से तो इनके दल भी मिलते हैं। इनके दल में कितने लोगों ने परिवर्तन किया। सबसे पुराना इनका सहयोगी अकाली दल था पंजाब में, अकाली दल इन्हें छोड़ के शिवसेना उद्धव वाली इनकी सबसे पुरानी सहयोगी थी। नीतीश कुमार, कितनी बार नीतीश कुमार ने इन्हें छोड़ा, और जब छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? और ये नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जी कहते हैं मर जाऊंगा, दोबारा एनडीए में नहीं जाऊंगा। ये कहते हैं सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, ये तो लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति किसी के विचार बदल जाए, किसी कारण से इधर से उधर हो जाए। यद्यपि मैं ये मानता हूं कि चुनाव में जो साथ है फिर उन्हें 5 साल साथ रहना चाहिए, बीच में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन है तो दोनों तरफ है नहीं, इनकी तरफ ज़्यादा लोग हैं जो बदल रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं और कठोर भाषा बोल रहे हैं। वही नीतीश कुमार तो आज ये कह रहे थे ना कि आज ही ले लीजिए आप लोग शपथ। नीतीश हम कुमार तो इतने एक्साइटेड हैं, इतना काम करना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिलकर कि क्यों आप 9 तारीख को ले रहे हैं, आज ही लीजिए ना शपथ। नीतीश कुमार जी की बात का इस देश में कोई है जो विश्वास कर लेगा कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? अजय आलोक तो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं। अजय आलोक उनकी पार्टी के प्रवक्ता होते थे अभी 6 महीने पहले तक। अजय आलोक गारंटी देते हैं कि नीतीश कुमार की कोई गारंटी है? अजय आलोक जी, दीजिए जवाब। जैसे नीतीश कुमार की बात हुई है, ये तीनों सहयोगी आपके जो विपक्ष में बैठे हैं खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। देखिए एक बात वो भी यही बोलेंगे। नहीं वो भी यही मैं क्या बोलूं।
नीतीश कुमार जी के दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर है और उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री के सामने और लोगों के सामने मंच से सीधा यही कहा है कि हम अब यहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे और हम यहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, फिर ऐसा कुछ होगा, फिर बिल्ली का गलेगा। तो आप एक काम कीजिए, बिल्ली की तरह वो छींके के नीचे मुंह लटका के बिल्ली लगे रहिए और सोचते रहिए आओ नीतीश, आओ नीतीश, आ जाएगी नीतीश। गजब हालत है भाई। आज वो खुलेआम मंच से बोल रहे हैं कि यही चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री रहिए, अगली बार जितने आप लोग 100 आए हैं वो भी नहीं आएंगे। अपने लिए वार्निंग बेल नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि नीतीश कब पलटी मारेंगे। तो पक्का एकदम मुहावरा चरितार्थ होता है ना, हाँ? कि बिल्ली इंतजार करिए कि कब छीका टूटे, तो बने रहिए बिल्ली। नहीं, जो बयान आ रहे हैं ना, मादा तो है नहीं। आपने कहा पहले कहते थे शेर आया शेर आया, आज भी जब प्रधानमंत्री अंदर घुसे तो क्या आया? स्वागत है भाई, स्वागत है, शेर आया शेर आया। नहीं अजय, शेर हैं और शेर ही रहेंगे। गंभीर सवाल। और आप जैसे गीदड़ इसी तरह बैठ के लकड़बग्गों की फौज बनाते रहिए, कुछ ना होने वाला है। गंभीर सवाल, कुछ ना होने वाला है। तिवारी जी, आप तो गंभीर सवाल करते रहिएगा मुस्कुराकर, लेकिन एक सवाल अजय आलोक जी मेरा भी आपसे, विपक्ष इसलिए इतने सवाल पूछ रहा है क्योंकि अग्निवीर की बात केसी त्यागी ने कर दी और आज एनडीए की बैठक शुरू होने से पहले टीडीपी ने कह दिया कि जी मुस्लिम आरक्षण तो रहेगा, जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण। प्राची जी जब एक बात बताइए, आप जब गठबंधन होता है तो बहुत लोग के बहुत मुद्दे होते हैं, उसमें बैठ के विमर्श होता है। अब आपका कैमरा वाला किसी के सामने ऐसे कर लगा दे, किसी के सामने, हाँ भाई साहब क्या आप बोलते हैं यूसीसी के बारे में, क्या आप बोलते हैं अग्निवीर के बारे में, तो क्या बोलेंगे? जो रहा है स्टैंड वही बोलेंगे। उन्होंने बोल दिया तो क्या उसको एकदम लिखित पत्र मान लें हम लोग? ऐसा थोड़ी ना होता है। अग्निवीर तो चल रही है, अब इसमें कितना सुधार हो सकता है? हमने लगातार इसमें सुधार किए। एक मिनट, हमने इसमें लगातार सुधार किए, लगातार उनकी और व्यवस्था की है। और कोई अच्छा सुझाव आएगा तो निश्चित तौर पर इसमें विचार होगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? ठीक है, हम तो विपक्ष से भी कहते हैं कि गंभीर सुझाव दीजिए ना, लेकिन विपक्ष और गंभीरता देख लीजिए आप। अब ये देखिए, किशोर जी 70 साल के ऊपर हो गए तब भी गंभीरता नहीं दिखा रहे, तो बाकी लोग से क्या उम्मीद कीजिएगा? हम तो चाहते हैं कि विपक्ष गंभीर सुझाव दे। अरे गंभीर सवाल पूछना चाहते हैं एकदम मुस्कुराकर किशोर तिवारी जी, पूछिए गंभीर सवाल किशोर तिवारी जी। नहीं, ये देखो बहुत गंभीर सवाल अजय लोग। ग्रामीण भाग में उत्तर प्रदेश में और ग्रामीण भाग महाराष्ट्र के अंदर आपको जनादेश नहीं मिला है। मराठवाड़ा जैसा सेक्शन है, विदर्भ जैसा सेक्शन है, ग्रामीण भाग से आपको पूरे की पूरी सीटें नहीं मिली है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, किसानों के समस्या पे एनडीए 3 और मोदी जी काम करेंगे क्या, ये मेरा सवाल है। और हम कोई विरोध के लिए विरोध नहीं करते, हमारी कोई मांगे है वो आप पूरी कर दो। तो जैसे नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, जैसे महाराष्ट्र में बंबई की राजधानी है, जो राजधानी आर्थिक राजधानी है, वहां से पूरा महत्व कम करके अहमदाबाद मत ले जाओ। ये छोटी छोटी मांगे हैं हमारी। तो पहले किसानों के मांगों के बारे में चलिए किशोर तिवारी जी, कम से कम इंडिया गठबंधन में आप इकलौते दल तो हैं जो मान रहे हैं कि ये सरकार बना रहे हैं, जो मान रहे हैं कि भाई ये जीते हुए हैं। ये पुरानी भावनाओं की वजह से हो रहा है या कुछ नई भावनाएं जाग रही हैं? फिर आ रही हूं अजय आलोक जी। अरे 303 सीट बता रहे तो सरकार नहीं बनेगी, और 234 में सरकार बनेंगे, ऐसा नहीं होता। आलोक जी, ये गंभीर प्रश्न है और दुनिया तुमको देख रही है। आपके सवाल का जवाब तो वो दे देंगे, लेकिन देखिए अभी यहाँ आत्रे साहब भी बैठे हैं, वो भी अभी दावा कर रहे थे, हार गए वाली बात कर रहे थे। समझाइएगा आत्रे साहब को। पहले अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए, फिर आत्रे जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए, मैं किशोर जी को बताना चाहता हूं कि पिछली बार से हमारा मत प्रतिशत 1% कम हुआ है, लेकिन हमारी सीटें घट गई 60। इसमें ये सच्चाई है। 303 से घट के हम आ गए 340। मत प्रतिशत हमारा 37.8 से और 36.8 हो गया। 1% के मत प्रतिशत कम हुआ। ग्रामीण भारत में हमारा मत प्रतिशत 3.5% कम हुआ है, और अर्बन भारत में, जिसको शहरी भारत कहते हैं, उसमें हमारा मत प्रतिशत 1.5% बढ़ा है। और आपकी बात जहाँ तक कंसर्न है, तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम जानते हैं कि ग्रामीण भारत की हमारे लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, और जितनी ग्रामीण योजनाएं हमने लागू की हैं उनको और अच्छे से एग्जीक्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटते। और किशोर जी, ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जितना बेसिक सुधार आया है उतना पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं आया था। ये तो पूरा विश्व मानता है।
और आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हमारे लिए कंसर्न है, बिल्कुल कंसर्न है, क्योंकि हमने वहां पर लूज किया है, तो निश्चित तौर पे हमारा फोकस वहां पे ज्यादा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। किशोर तिवारी जी, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है और रहेगी। किशोर तिवारी जी, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको इंडिया अलायंस में ना बोलकर एनडीए में गिनना शुरू कर दूं। जिस तरीके से हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही है आप दोनों के बीच में, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये आत्रे जी की मुस्कुराहट को गायब जरूर कर सकता है। आत्रे जी, दो बात, एक तो किशोर तिवारी जी का सॉफ्ट कॉर्नर आप देख रहे हैं, और बड़ी दूसरी बात ये जो तिवारी जी कह रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी कह रही है भाई योगदान उद्धव ठाकरे का है, 1 से 13 पर पहुंच गए आप लोग इनकी वजह से। अत्रे जी भी हमारे ही है। देखिए, सवाल ये उठ रहा है आज जो देश की जनता सवाल कर रही है। हाँ, देखिए, किशोर जी और उनके लोग सभ्य नेता हैं और सभ्य राजनीतिज्ञ हैं और सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जो लोगों का नारा था कि अब की बार 370 पार, और जब वो स्कोर कर जाते हैं 240 पे आके अटक जाते हैं, तो आप सोचिए जरा कितना परफॉर्मेंस हुई है उनकी। 60% भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए। और आप ही लोग तमाम आपके जितने भी इस देश के चैनल थे वो कांग्रेस को 50 पार नहीं दिखा रहे थे, और हम लोग 99 पहुंच गए, 100 टच कर गए। तो सोचिए कि कितना जबरदस्त स्कोर किया है कांग्रेस ने, कि अगर 100 से ऊपर भी कुछ किया जा सकता है तो वो किया जाता है। तो आज देश की जनता किसको चाहती है, किसको जिता रही है और किसका ग्राफ गिर रहा है, ये वही हैं जो संसद में खड़े होकर के बोलते थे कि एक अकेला 70 भारी, और आज 38 बैसाखियों के सारे, क्योंकि कांग्रेस के जो इंडिया हमारा अलायंस था उनके तमाम घटक दलों को इन्होंने बैसाखी का शब्द बोला था, राजनीतिक दलों का सबका इन्होंने अपमान करा था कि ये बैसाखी हैं, घमंडियां हैं, बैसाखी हैं, और आज 38 बैसाखियों के सारे खड़े हो गए हैं। तो आज ये बताइए कि क्या ये अपनी उन शब्दों को वापस लेंगे या माफी मांगेंगे? अच्छा, यानी आत्रे जी, आप लोग 99 सीटें हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मैं ये सवाल बार बार दोहराऊंगी, मतलब आप लोग 99 स्कोर करने के लिए लड़ रहे थे, इनकी सरकार को गिराने के लिए, या 272 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए आप लोग नहीं लड़ रहे थे? देखिए, आप अपना आकलन है, आप उसको किसी भी तरीके से अपने नजरिए से देखना चाहते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, आपका अपना चैनल है। मेरा नजरिया नहीं है सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टी भी आज क्यों इन पर विश्वास नहीं कर रही है। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। आज तेलुगु देशम पार्टी यही तो गलत है ना। आप जो कहें वो इम्पोर्टेंट, मैं जो कहूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं। एक मिनट रुकिए, आपने कहा, सर रुकिए ना, मैं अपने हिसाब से विश्लेषण नहीं कर रही हूँ, आपने जो कहा उसी पर आपसे काउंटर सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा ही तो साउंड हो रहा है ना मुझे कि 99 स्कोर करना आपके लिए ज्यादा जरूरी था 272 लाने से ज्यादा, क्योंकि 272 तो वो लेकर आए, उससे ज्यादा 293 सीटें इनके पास। देखिए, सवाल उसका नहीं है, सवाल निश्चित तौर पे हमारा जो ध्येय था सरकार बनाना था, और जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, और हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया है कि जनता ने हमें जितना भी दिया है उसको विनम्रता पूर्वक और हाथ जोड़ के जनता का स्वीकार किया है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो घमंडी लोग होते हैं, आज जो जनता ने उनको दिया है आज उसको भी वो धोखेबाज बोल रहे हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया आज उनको ही धोखेबाज बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं अपने वोटरों को। अब जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी। सवाल ये उठता है, सवाल आपकी जीत में कई सवाल हैं जो कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। प्राची जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेली भाजपा पूरे घमंडियों पे भारी। कितने आए हैं घमंडिया? अरे मोदी 233 अकेले भाजपा 240, एक अकेला सब पे भारी। 38 बैसाखी आई है, मोदी बारी, मोदी मोदी बारी बोलो भैया, पानी पानी पानी। अरे मोदी बारी बोलो भैया। एक अकेला सब पे भारी था, अकेला मोदी था ना, सब पे भारी पड़ गया ना। 233 पर 240। और कांग्रेस किस मुंह से बोलेगी प्राची जी? 3 चुनाव 2014, 2019, 2024 तीनों मिला लीजिए ना, तब भी 240 नहीं है। कौन मुंह से बोल रहे हैं, किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? अरे भैया प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनो देश के लिए। अब तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब तो अभी भी अहंकार खत्म नहीं हुआ, यही घमंड, यही अहंकार ले डूब रहा है। अहंकार किसको सामने दिख रहा है भैया? इनको अहंकार किसको सामने दिख रहा है? बिना पार्लियामेंट बने हुए जेपीसी की मांग इनके नेता करते हैं। अहंकार मुझे। तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए, इससे बड़ा मजाक होगा देश के लिए? तिवारी जी से पूछिए जरा। तिवारी जी, पार्लियामेंट में भी होगी, कॉन्स्टिट्यूट हुई नहीं है, पार्लियामेंट में भी होगी, आप निश्चिंत रहिए। नहीं है,
कोई नेता अगर बोले कि जेपीसी बनानी है तो उस नेता को क्या कहेंगे आप? घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मांग पार्लियामेंट में उठेगी। बोलिए तिवारी बुद्धिमान जी। और आप कहेंगे लोग या नहीं? हाँ या मानेंगे नहीं? नहीं, ये भी तिवारी जी देश जवाब जानता है। दीजिए। मैं बात कर एक लूं। एक करके ना सर, एक मैं- साथ बोल रहे हैं आप। कांग्रेस और शिवसेना तो मैं एक ही पक्ष पर समझू ना, दोनों एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे जवाब आएगा? बोलिए ठीक है, किशोर प्राची तिवारी जी। मैं बात हाँ करूंगा। हाँ ना, बोलिए प्राची बोलिए। बुलाया है तो अरे सर आप ही बोल बुलाया रहे हैं है जब तो से, मैं बोलिए। बोलूंगा। हाँ नहीं देखो, इंडिया गठबंधन आज आप बोल रही हो, नहीं तो आज भी मंडिया। मोदी इंडी गठबंधन बोले। ये ऐसा नहीं है। आप है ना, मंडिया। विपक्ष 240 है और आपका यही रवैया रहा तो ये 272 भी हो जाएंगे भैया। आप रवैया बदलो। मैं अभी बता रहा हूं, देश में आपके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है और इस प्रकार का अहंकार ठीक नहीं ना। और व्यक्ति इतना, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक मोदी सब पे भारी, क्या चल रहा है? मोदी जी को 6 महीने के लिए मोदी जी ने कहा है, चलो 6 महीने हम तो सह आप लेंगे। कौन सा अलग है? आप भी तो कह रहे हैं चलो। उद्धव ठाकरे ने ही जिताया है सब कुछ, उद्धव ठाकरे की आंधी चल रही है। आप भी तो किशोर तिवारी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं ना। खैर एक छोटा सा जवाब नहीं, दीजिएगा अजय आलोक जी, फिर मुझे खत्म करना है। वेल विशर हैं अभी भी किशोर तिवारी जी आपके, कह रहे हैं संभल जाइए वरना सरकार चली जाएगी। देखिए हम तो संभले ही हुए हैं। संभलना तो किशोर तिवारी और उद्धव ठाकरे को है कि किसकी गोदी में बैठे हैं जाके। बाला साहेब की आत्मा आज भी कराती होगी। चुनाव के पहले भी यही बोलते थे, चुनाव के बाद भी यही बोल रहे हैं। हमारी बोली नहीं बदलती है किशोर जी। आत्मलोकन, आत्म मंथन कीजिए। जीवन भर आरएसएस प्रचारक रहे, भाजपा के फुल टाइमर रहे, कहाँ बैठ गए हैं कांग्रेसी लोग के पास जाके? हाँ? अच्छा चलिए ठीक है, निकलिए वहां से भाई, वक्त सिर्फ निकलिए। इतना ही था। अजय आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुज आत्रेय जी और किशोर तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।